बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है। मैंने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बल्कि नर्वस कोऑर्डिनेशन तो सिर्फ एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो प्लांट में हमें सिर्फ एक ही नजर आएगी जी किस्म की कोऑर्डिनेशन, और वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखो पॉइंटर का है, ये रहा, केमिकल कोऑर्डिनेशन से नजर आती है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है जी, ये भी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ब्रीफ किया हुआ है कि अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है, राब्ता करता है, मैसेज सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। अगर एक ऑर्गन है उसने मैसेज सेंड करना है दूसरे ऑर्गन को और वो एक केमिकल रिलीज करे, वो केमिकल ट्रेवल करके दूसरे ऑर्गन तक जाए और फिर दूसरे ऑर्गन को जैसे ही ये केमिकल रिसीव हो वो अपना काम करना शुरू कर दे। सो अगर केमिकल्स की सूरत में मैसेज कैरी हो रहा होता है, कन्वे हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जो केमिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, लेकिन जो प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं उनको हमने एक और नाम दे दिया है जी, फाइटो हार्मोन्स, ताकि प्लांट के हार्मोन से अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो एनिमल की बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में ये जो केमिकल मैसेंजर होंगे इनको हम हार्मोन्स कहेंगे। बट इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के मामले में जो केमिकल हार्मोन्स होंगे उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इनका एक और नाम भी होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रोथ से ही इनका काम होता है। ज्यादातर हार्मोन्स, अभी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया था, ज्यादातर हार्मोन्स का काम ग्रोथ ही से रिलेटेड है। सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है या ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्लांट के हार्मोन्स है ये क्या काम करते हैं, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सेज। यानी कि अगर प्लांट की बॉडी को, प्लांट के और टिश्यूज को फाइटो हार्मोन्स मिलते हैं, सो व्हाट विल बी देयर रिस्पॉन्सेज। तो ये इनका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, या तो ये ग्रोथ करेंगे अपने पार्ट्स में, या मूवमेंट होगी, या मेटाबॉलिक फंक्शंस रेगुलेट करेंगे। ग्रोथ से मुराद है जी कि वही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, हार्मोन मिलेंगे, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ज्यादा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिससे प्लांट का पार्ट ग्रोथ करता है। सो ऐसे होगा जी, जैसे कि रूट की जो टिप्स होती है, जैसे वहां पे ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन की वजह से वहां जो है सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जिससे रूट के सेल ज्यादा होने लग जाएंगे, रूट डेवलप कर जाएगी। ऐसे ग्रोथ होती है जी बाय फाइटो हॉर्मोन्स। मूवमेंट का मामला भी इसी हार्मोन से कंट्रोल होता है। हमने देखा था जब हमने मूवमेंट का चैप्टर पढ़ा था कि प्लांट में कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है कि ग्रोइंग पार्ट कर्वेचर इख्तियार कर लेता है। एक उगता हुआ पार्ट, एक बढ़ता हुआ, ग्रोथ करता हुआ पार्ट कहीं किसी साइड पर मुड़ जाएगा, इसको हम कह रहे होते थे प्लांट ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। तो ये ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट भी हॉर्मोन्स की वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है। ऑक्सीजन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेफ्ट साइड को ऑक्सीजन मिलेगा, राइट साइड को ऑक्सीजन मिलेगा, दोनों ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर एक साइड को ऑक्सीजन कम मिले और दूसरी साइड को ऑक्सीजन ज्यादा मिले, तो जिसको ज्यादा ऑक्सीजन मिला वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको कम ऑक्सीजन मिला वो कम ऑक्सीजन ग्रोथ करेगा। और यूं प्लांट का जो पार्ट है वो अब कर्वनेस इख्तियार कर लेगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज हाउ प्लांट अपने हॉर्मोन्स के जरिए मूवमेंट कर रहा है। और मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करना, यानी कि बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, बड कब खुलेगी, बड कब बंद होगी, बड कब गिरेगी, लीफ कब खुलेंगे, स्टोमेटा बंद होना, स्टोमेटा खुलना, ये तमाम जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं इनको भी हॉर्मोन्स के जरिए रेगुलेट किया जा रहा होता है। सो देट आर द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स। फिर फर्दर मैंने आपको बताया कि ये जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, खाली फाइटो हॉर्मोन्स भी नहीं, एनिमल्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी बहुत ही कम मिकदार में बनते हैं। क्यों कम मिकदार में बनते हैं, ज्यादा मिकदार में क्यों नहीं बनते, क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट स्टॉप करते हैं, उसमें शामिल नहीं होते इंजाइम्स की तरह। हमने देखा है एंजाइम्स में, फर्स्ट ईयर में हमने एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं देते, हिस्सा नहीं लेते, बस ये उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते थे। यहाँ हॉर्मोन्स का भी कुछ यही मामला है। हॉर्मोन्स जो है वो बस एक रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे या स्टॉप कराएंगे, ये उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अब इस्तेमाल नहीं होंगे तो इनकी आपको मिकदार फिर कम ही चाहिए, माइन्यूट कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो अभी आपने देखा ऑक्सीजन जब पहुंचेगा सेल्स के पास, तो वहां सेल्स डिवीजन ज्यादा करना शुरू कर देंगे, ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन पड़ा रहेगा और वहां सेल्स डिवीजन करना शुरू कर देंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में।
तो इसलिए ऑक्सीजन समेत तमाम फाइटो हार्मोन्स आपको कम मिकदार में चाहिए होते हैं। फिर हमने ये भी बात करी कि चूंकि एनिमल्स के अंदर तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एक खास किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स ये हार्मोन्स बनाते हैं और ब्लड में रिलीज करते हैं। एनिमल्स में अब ये मामला देखेंगे, अभी हमने एनिमल्स नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एनिमल्स की बॉडी में कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है कि ये हार्मोन्स को कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं, रिलीज करते हैं ब्लड में, और ब्लड इनको कैरी करता है, टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। लेकिन हमारे प्लांट के पास कोई ऑर्गन या ग्लैंड नहीं होता। कोई ग्लैंड प्लांट में अब तक तो कोई ग्लैंड प्लांट में डिस्कवर नहीं हुआ। तो फिर ये हॉर्मोन्स कहाँ बने? अगर ग्लैंड नहीं है तो प्लांट की बॉडी में ये हार्मोन जो है ये कहाँ बनते हैं? तो प्लांट की बॉडी में जो यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं, यानी कि वो जो सीड में छोटा सा एम्ब्री होता है, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसके जो इनिशियल टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं ये बनाते हैं, दे क्रिएटेड हॉर्मोन्स, और फिर ये प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है। बस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्लांट को। तो प्लांट के पास पैदाइश के टाइम पे जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं वो इसके अंदर फाइटो हार्मोन्स बना के स्टोर कर देते हैं। और बस जब प्लांट बड़ा होता है तो अपने फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, मूवमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए इन्हीं स्टोर्ड हार्मोन्स को यूज कर रहा होता है। फिर हमने उन हार्मोन्स में से चंद को डिस्कस करना था, तो हमने पहला डिस्कस किया जी ऑक्सिन। डब्ल्यू वेंट नाम का एक बायोलॉजिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। ऑक्सिन बहुत सारे होते हैं, ये ग्रुप का नाम होता है, जैसे हम कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। सिमिलरली ऑक्सीजन हुआ, या जो हम आगे हार्मोन्स पढ़ेंगे, ये कोई एक हार्मोन का नाम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का नाम है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर, काम सारा वो एक ही जैसा कर रहे होते हैं, इसलिए उनका एक ही ग्रुप हो जाता है जी, और हम उनको ऑक्सीजन कह रहे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे किस्म के ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन सारे काम वो एक ही जैसा करेंगे जो हमने पढ़ा था, लिहाजा इसलिए आपने इनका एक ही ग्रुप रखा हुआ। तो ऑक्सीजन हमारे पास दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक कहलाते हैं नेचुरल ऑक्सीजन, एक कहलाते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होते हैं जो सिर्फ प्लांट बॉडी में ही बनते हैं, लेबोरेटरी में हम इनको तैयार नहीं कर पाए। जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन वो होते हैं जो प्लांट बॉडी में बनते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में भी इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। नेचुरल ऑक्सीजन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आयोडोल 3 ब्यूटाइक एसिड, इसी तरह सिंथेटिक की भी आपको एग्जाम्पल दी थी। फिर हमने बात की ऑक्सीजन के फंक्शंस पर। पॉइंट ये ऑक्सीजन के फंक्शन पे बात की, मैंने कहा सबसे अहम तरीन काम ऑक्सीजन का होता है सेल डिवीजन। वही जो अभी आपको मैंने रूट का बताया था, ऑक्सीजन जो है वो किसी भी पार्ट पर जाएगा, वहां के पार्ट जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेल डिवीजन करना शुरू कर देंगे, और सेल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सो दैट पार्ट विल बी ग्रो, वो पार्ट ग्रो करने लग जाएगा। सिमिलरली सेल एलोंगेशन भी करता है, यानी कि जो नए सेल्स बनते हैं वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, उनको बड़ा करना सेल एलोंगेशन कहलाता है, यानी उनको मैच्योर करना, उनके अंदर तमाम ऑर्गेनल्स को बनाना, उनके साइज को इंक्रीज करना, ये कहलाता है सेल एलोंगेशन। तो ना सिर्फ ये सेल बनाता है, बल्कि जो बने हुए सेल्स होंगे उनको एलोंगेट भी करता है, और सेल डिफ्रेंसिएशन भी करता है। सारे सेल एक ही, यानी कि सारे जो सेल्स होते हैं वो तो हमें पता है मैरिथमेटिक टिश्यू से बनते हैं, तो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक जैसे होने चाहिए। फिर आगे जाके वो ऑक्सीजन जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है, कोई जाइलम बन जाएगा, कोई फ्लोएम बन जाएगा, कोई पैरेन्काइमा बन जाएगा, कोई कोलेनकाइमा बन जाएगा, कोई स्केलेनकाइमा बन जाएगा। तो तीन बेसिक काम होगा इसके, ये सेल डिवीजन इंक्रीज करेगा, ये सेल्स को एलोंगेट करेगा, और फिर ये सेल्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, जिससे क्या होगा, प्लांट की बॉडी ग्रोथ करती है। सिमिलरली रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट भी होती है इसके अंदर। यहाँ रूट डेवलपमेंट से मुराद वो नहीं है कि एक सीड का जो एम्ब्रियो है उसकी रूट डेवलपमेंट, वो तो हम सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या है जी कि अगर हम एक कोई भी स्टेम लें, उसको काटें, और उस कटे हुए पार्ट को अगर हम जमीन पे डालें, तो हम क्या देते हैं जी, उस कटे हुए पार्ट में से रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इन रूट्स को आप कहते हो एडवेंटिशियस रूट, और ये रूट ऑक्सीजन डेवलप करता है। यानी कि अगर आपने उस कटे हुए पार्ट पे, मैंने आपको कहा ना नेट कुछ ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जो आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो अगर आप एक कटी हुई स्टेम लें, उस पे आप जो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो उस पर अप्लाई करें, और उसको आप रखते हैं जमीन के अंदर, तो अब ये जो ऑक्सीजन आपने अप्लाई किया है, ये वहां रूट डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा, वही सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा, जिससे वहां रूट्स बन जाएगी, और ये कहलाएगी रूट डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में जो ग्रोथ होती है वो भी इसी की वजह से होती है। एपिकल डोमिनेंसी जो होती है
वो भी जो है ऑक्सीन की वजह से होती है। अब नेक्स्ट इन लाइन जो हमारे पास हार्मोन है दैट इज कॉल्ड गिबरेलिन। ये अब जो हमारा अगला हार्मोन है उसको हम कहते हैं गिबरेलिन। ये भी बड़ा अहम हार्मोन है। और पहली बात है हार्मोन तो नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। ये तकरीबन आप समझ लें 70 के करीब, पॉइंटर का में रहिए, 70 के करीब जो है वो डिफरेंट हमारे पास गिबरेलिन्स होते हैं प्लांट के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिबरेलिन्स। तो ये जो गिबरेलिन नाम का एंजाइम है इट इज बेसिकली अ क्लास ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम की एक क्लास होती है जिसमें बहुत सारे किस्म के हमारे पास गिबरेलिन होती है। तकरीबन 70 किस्म के गिबरेलिन हमारे पास मौजूद है। ये जो है प्लांट में ज्यादातर तो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन एक आध गिबरेलिन हम सिंथेटिक भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं। टी यबूटा नाम का एक साइंटिस्ट था, टी यबूटा, और उसका एक पार्टनर था जी, उसका एक पार्टनर था टी हयाशी। इन दोनों ने एक फंगस था, हयाशी, इन दोनों ने एक फंगस था गिब्रेला, उसमें से इसको ड्राइव किया था, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसका नाम उसने गिब्रेलिन रख दिया था। तो इन्होंने एक फंगस में से इसको एक्सट्रैक्ट किया था जी, उस फंगस का नाम था गिब्रेला। तो गिब्रेला में से इसने इन्होंने जो है ये दोनों ने फर्स्ट टाइम जो है टी यबूता और टी आयाशी ने एक फंगस लिया गिब्रेला, और उस फंगस में से इस हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया और उसका नाम भी फिर इसी की बेस पे रखा, गिब्रेलिन। तो दैट इज गिब्रेलिन। 70 के करीब गिब्रेलिन प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं जी, यबूता और हयाशी ने इसको डिस्कवर किया था। और नाउ मूविंग ऑन कि इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ गिब्रेलिन। फंक्शंस की बात करें, पहले ही बताया मैंने आपको कि दे आर जस्ट लाइक ऑक्सिन्स। ये ऑक्सिन्स की तरह होते हैं, इनका काम भी तकरीबन जो है वो ऑक्सिन ही वाला होता है ज्यादातर। अब हम इसका काम देखते हैं जी। सबसे पहला इसका काम हो जाएगा जी अगेन सेल डिवीजन। ये भी प्लांट के पार्ट्स में सेल डिवीजन करता है। ये वाला हार्मोन भी कुछ खास मखसूस पार्ट्स के अंदर जो है वो सेल डिवीजन करेगा। सिमिलरली सेल डिवीजन के साथ साथ ये भी सेल एलोंगेशन करता है। ये भी प्लांट के कुछ सेल्स में जहाँ इसने डिवीजन की होती है वहां ये उन सेल्स को इंक्रीज करता है साइज में, सेल एलोंगेशन कहलाती है। ये दोनों फंक्शन इसके तकरीबन ऑक्सिन वाले हो गए। ज्यादातर सेल डिवीजन याद रखिएगा ऑक्सिन करता है, लेकिन कुछ जगहों पे गिबरेलिन भी कर रहा होता है, सेल डिवीजन भी और एलोंगेशन भी। उसके अलावा प्रिवेंटिंग डिवाफिज्म, ये भी इसका एक काम है जी, प्रिवेंटिंग डिवाफिज्म। डिवाफिज्म कहते हैं जी छोटेपन को, कद छोटा रह जाए, इस चीज को आप कहते हैं डिवाफिज्म। ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इस डिजीज को ह्यूमन के अंदर, कि अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो एवरेज साइज से थोड़ा छोटा हो, दैट इज कॉल्ड डिवाफिज्म। प्रिवेंट मतलब बचाना। अब जाहिर बात है ये सेल डिवीजन कर रहा है जी, और सेल डिवीजन की वजह से ये क्या कर रहा है, प्लांट को छोटा होने से बचाता है, उसके उसके कद को छोटा नहीं होने देता। तो दैट इज वाई वी आर केइंग कि जी ये डिवार्फिज्म को प्लांट की बॉडी में प्रिवेंट करता है, रोकता है। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन में इसका बहुत अहम तरीन रोल है। सीड जर्मिनेशन में इसका एक बहुत अहम रोल होता है। वो क्या, हमें पता है जी कि हमारे सीड में जो हमारा सीड होता है उसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, जैसे कि ये एक एम्ब्रियो है जी छोटा सा, और यहाँ उसके जो है अगर हम डाइकोटिलीडन की बात करें तो ऐसे दो कॉटिलीडन्स लगे हुए होते हैं। ये एक डाइकोटिलीडन सीड का एक स्ट्रक्चर है कि उसमें दो कॉटिलीडन होते हैं, एक ये रहा, और ये बीच में होता है जी एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो होता है इनिशियली डोरमेंट होता है। डोरमेंट का मतलब सोया हुआ, ये ग्रोथ नहीं करेगा, ये सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है जी, क्योंकि इस एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए चाहिए एनर्जी, जो कि इस वक्त इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज वाई इट इज स्लीपिंग। तो ये जो आपका जो सीड में जो एम्ब्रियो होता है ये डोरमेंट स्टेजेस में होता है, ये सोया हुआ होता है। क्यों सोया हुआ है भाई, क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए जाहिर बात है एनर्जी चाहिए, वो इसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये सो रहा है। यही वजह है कि अगर आप मटर का या कोई भी सीड अगर आप नॉर्मली जमीन पर, यानी कि आप टेबल पे रख दें या किचन में रख दें या बोतल में रख दें, कहीं पे भी रखें, वो ग्रोथ ही नहीं करेगा। साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि उसके उसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो सोया हुआ है और एम्ब्रियो जागा नहीं है। एम्ब्रियो जागता कैसे, आप अगर एम्ब्रियो को जमीन पे डाल देते हैं, जैसे इसी सीड को अगर हम जमीन पे डाल दें ना, फिर हम देखेंगे ये ग्रोथ करने लग जाएगा। भाई ऐसा क्या है जी, टेबल पे नहीं है, जमीन में है, तो वो है जी वाटर। दो तीन कंडीशंस होती हैं जी, एक वाटर एंड द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ये दो चीजें इसको जो है वो जमीन से मिलना शुरू हो जाती है। अब वाटर का क्या काम है, वाटर जो है वो इनके अंदर एक ये जो गिबरेलिन है
ये इनके अंदर मौजूद होता है, वाटर इनको एक्टिव कर देता है। और जैसे गिबरेलिन एक्टिव होता है, गिबरेलिन क्या करता है जी, स्टार्च को, ये जो क्लाइकोड, ये जो कॉटिलीडन है, इनमें स्टार्च स्टोर हुई है, इनमें स्टार्च भी स्टोर हुई है, गिबरेलिन भी स्टोर हुआ हुआ है, और एक एंजाइम है एमाइलेज, वो भी स्टोर हुआ हुआ है। तो जैसे वाटर आता है, वाटर क्या करता है जी, इस गिबरेलिन को एक्टिव कर देता है, और गिबरेलिन एक रिएक्शन को कैटलाइज करना शुरू, एक रिएक्शन को स्टार्ट करा देता है। स्टार्च कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो एमाइलेज होता है, और वो एमाइलेज इनमें स्टोर भी हुआ हुआ है। तो आपका ये जो गिबरेलिन है ना, इस रिएक्शन को स्टार्ट करा देगा। वाटर ने गिबरेलिन को एक्टिव किया, और गिबरेलिन ने इस रिएक्शन को स्टार्ट करा दिया। अब ये जो कॉटिलीडन में जितना भी स्टार्च है, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो वाटर के साथ डिजोल्व होकर एक सोल्यूशन बन जाता है। अब ये तो हो गया जी पौधे का खाना। अब फिर इसको जमीन में से ऑक्सीजन मिलती है, और ये फिर इस ऑक्सीजन की मदद से इस खाने को तोड़ता है, रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी जैसे इस एम्ब्रियो को मिलेगी, अब ये ग्रोथ करने लग जाएगा। तो ये हो गई सीड जर्मिनेशन, बहुत अहम तरीन रोल इसने सीड जर्मिनेशन में स्टार्ट किया। इस गिबरेलिन ने सीड जर्मिनेशन के अंदर वो ग्लूकोज स्टार्च वाला जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो शुरू कराया है, और उससे जो है फिर वो सीड जर्मिनेट करने लग जाता है। इसी तरह इसका अगला जो फंक्शन वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनो, ई है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, और ये बहरहाल होता गिबरेलिन की वजह से। अब ये होता क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है जी, हमने हमने प्लांट के अंदर की साइकिल पढ़ी हुई है जी फर्स्ट ईयर के अंदर, कि हमारे पास ये जो है वो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट आके इसको फर्टिलाइज करता है, तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से डिवेलप होकर वो एम्ब्रियो बनता है। लेकिन बाज औक़ात क्या होता है जी, कि ये मेल गैमेट नहीं आता, और ये जो फीमेल गैमेट है ये खुद से ही डिवेलप करना शुरू करता है, जर्मिनेट यानी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर फीमेल गैमेट ओव्यूल डिवेलप करता है, इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है जी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए फीमेल गैमेट जो है बगैर फर्टिलाइज हुए ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब इससे जो पौधे बनते हैं ना, इससे जो फ्रूट बनेगा वो सीडलेस होता है, उसमें कोई बीज नहीं होता। ठीक है, ये याद रख दिएगा। तो पार्थिनोकार्पी क्या एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन डिवेलप करना शुरू कर देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में डिवेलप हो जाएंगे। इन केस ऑफ प्लांट तो वो एक प्लांट में डिवेलप हो जाएंगे। लेकिन ऐसे प्लांट जो होते हैं वो उसमें सीडलेस फ्रूट होते हैं ये। तो ये जो पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस है ये भी गिबरेलिन कंट्रोल करता है, गिबरेलिन ही स्टार्ट कराता है। उसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर वगैरह। एक तो ये मेरा हैंग बहुत कर रहा है भैया। नेक्स्ट काम क्या है जी इसका, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी कि फ्लावर की जो फॉर्मेशन होती है, बर्ड से जो फ्लावर बनता है, बर्ड से जो फ्लावर बनता है यानी फ्लावर फॉर्मेशन, और फिर वो जो ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से जो फ्रूट बनता है, वो भी यही कंट्रोल करता है, यही इनिशिएट कराता है। ये हार्मोन मिलेगा बर्ड को तो बर्ड डेवलप करके फ्लावर में बन जाएगी। ये हार्मोन पहुंचेगा आपके ओव्यूल में तो ओव्यूल जो है वो डेवलप करके सीड बनता है, ओवरी जो है वो फ्लावर में बनती है। सिमिलरली फर्टिलाइजेशन के अंदर भी एक तरीके से हेल्पफुल होता है जी। वो कैसे, आपने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा है कि ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होती है, फ्लावर की बात कर रहा हूँ। और पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन यहाँ पर आके जमा हो, यहाँ पे आके चिपक जाता है, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन चिपक गया। अब इस पोलन ग्रेन ने एक ट्यूब बनानी होती है जो कि ओव्यूल में जाके एंटर होती है, और ओव्यूल में वो अपने मेल गैमेट रिलीज कर देता है। तो ये जो पोलन ट्यूब बन रही है ये भी इसी हार्मोन की वजह से बनती है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है, ये पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है, बनाता है। तो ये भी इसी हार्मोन का काम है। तो दैट इज गिबरेलिन। हमने देखा गिबरेलिन क्या है और हमने उसके फंक्शन को स्टडी किया। नेक्स्ट अब हार्मोन पर आते हैं जी। अगला अगला फाइटो हार्मोन जो है हमारे पास, ब्लैक ले लेता हूं मैं। अगला फाइटो हार्मोन जो है वो हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये थर्ड हार्मोन है। अच्छा जी, अब साइटोकाइनिन की बात करें जी, ऑक्सिन हो गया हमारे पास, गिबरेलिन हो गया, नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन।
पहली बात है, इसको किसने डिस्कवर किया था जी? जैसे हम सबका डिस्कवर का नाम देख रहे हैं तो इसका भी देख लेते हैं। ये एक मिलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था कोकोनट मिल्क में से। कोकोनट का जो मिल्क होता है उसमें से इसने डिस्कवर किया था। लेकिन ये खाली कोकोनट मिल्क में नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ों में होता है। डीएनए में भी होता है, जो फंगस होती है, यूनिसेलुलर यीस्ट जो होती है, उसमें भी होता है ये। खाली प्लांट्स में नहीं होता, फंगस में भी हो सकता है, और बहुत से डीएनए में भी पाया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इसके सोर्सेज क्या होगा जी? ये आपको कोकोनट मिल्क में से मिल सकता है, और आपको जो है ये यीस्ट में से मिल सकता है जी। यीस्ट में से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये आपको कॉर्न ग्रेन्स वगैरह में भी मिलता है। सीड्स के अंदर कुछ खास किस्म के जो सीड्स है, कॉर्न हुआ, ग्रेन हुआ, इनमें भी आपको मिलता है। इनका भी मामला वही है जी कि ये भी पूरी एक क्लास है जी, और फंक्शन दिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका मामला भी यही है कि ये भी बहुत सारे होते हैं हॉर्मोन्स। इस क्लास को आप कह रहे हो तो साइटोकाइनिन। इनमें भी वही है जी, कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। जैसे नेचुरल में एक होता है ज़ैटीन, और सिंथेटिक के अंदर होता है काइनेटीन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेचुरल जो है, नेचुरल साइटोकाइनिन, उसका नाम क्या है? ज़ैटीन। ये एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। और सिंथेटिक में कौन सा होता है जी हमारे पास? सिंथेटिक में हमारे पास होता है काइनेटीन। ठीक है जी। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं जी। अच्छा, अब पहला फंक्शन इसका क्या है जी? ये रैपिड सेल डिवीजन करता है। रैपिड सेल डिवीजन, यानी मैंने तो आपको पहले कहा है, तकरीबन ज्यादातर हार्मोन आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स ही हैं, ग्रोथ करते हैं। तो ये भी ऑक्सिन की तरह, गिबरेलिन की तरह सेल डिवीजन करता है। लेकिन दो बातें हैं जी इसके सेल डिवीजन में। एक, इस हार्मोन की वजह से जो सेल डिवीजन होती है वो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही होती है, रैपिड सेल डिवीजन होता है। और दूसरा, ये हार्मोन सेल डिवीजन सिर्फ उसी वक्त कराता है जब ऑक्सिन भी वहां मौजूद हो। ऑक्सिन की प्रेजेंस में ये जो है उस पार्ट के अंदर रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका दो मामला है, यानी किसी रूट पार्ट में ऑक्सिन मौजूद है तो वहां सेल डिवीजन हो रही है। और अगर साइटोकाइनिन वहां चला गया, ऑक्सिन भी मौजूद है, साइटोकाइनिन भी आ गया, तब साइटोकाइनिन जो है वो फर्दर सेल डिवीजन करेगा, तो रैपिड सेल डिवीजन हो जाएगी ना वहां पे। वहां ज्यादा जल्दी जल्दी सेल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दो हार्मोन सेल डिवीजन करवा रहा है। एक तो ये रैपिड सेल डिवीजन कर रहा होता है जी, उसके अलावा ये डिले करता है। ये डिले करता है जी सीनिसेंस। ये डिले करता है सीनिसेंस को, और सीनिसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा। खैर एनिमल के अंदर तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जी, कि आपको पता है अडल्ट जो होते हैं उसके बाद फिर उनका जो नेक्स्ट फेस आता है वो इनकी सीनिसेंस होती है, यानी कि ओल्ड एज होती है। ये प्लांट में भी होता है जी, प्लांट की भी एज होती है, बस उसके वो सफेद बाल नहीं आएंगे, कोई पत्ते सफेद नहीं होंगे, लेकिन एज उसकी ज्यादा हो जाती है, उसको आप कहते हो जी सीनिसेंस। तो ये डिले करता है, यानी ये प्लांट को आप यूं कह सकते हैं जी कि ये जवान रखता है, बुढ़ापे होने से बचाता है। उसके अलावा जो है प्रिवेंटिंग डीकलराइजेशन भी लिखेंगे हम इसमें, प्रिवेंटिंग डीकलराइजेशन, यानी कि लीफ का बाजू का जो कलर उड़ जाता है, बाजू का जो हमारे लीव्स होते हैं, जो कटे हुए लीव्स होते हैं, टूटे हुए लीव्स होते हैं, तो हम देखते हैं जी कि उनमें क्लोरोफिल लॉस की वजह से उनका कलर जो है वो खत्म हो जाता है। कोई भी पत्ता अगर अटैच है तो ठीक है जी, वो क्लोरोफिल उसके जिंदा होते हैं, सही होते हैं। लेकिन अगर वो डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो फिर उसके क्लोरोफिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। होना तो ये बड़ा रैपिड चाहिए, क्योंकि फौरन से, क्योंकि उनमें तो एनर्जी सप्लाई बंद हो गई, पानी की सप्लाई बंद हो गई, सारे क्लोरोफिल तो फौरन मर जाए। लेकिन ये हार्मोन जो है उस टाइम पे प्रिवेंट करता है डीकलराइजेशन को, यानी कि जो क्लोरोफिल डेड हो रहा है ना, उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, ताकि जो है वो लीव ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सके। लेकिन बहरहाल एंड में तो लीव ने मरना ही है, खत्म तो होगा ही। उसके अलावा एक और ही अहम तरीन काम है, ब्रेकिंग डोरमिनेंसी। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, यानी कि अभी आपने ऊपर देखा कि जी किस तरीके से हमारा जो है डोरमिनेंसी, आपने ऊपर देखा जी कि जो हमारा सीड गिबरेलिन होता है वो किस तरह एक एम्ब्रियो को स्टार्ट कराता है, जगाता है, स्टार्च को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में, वो स्टार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। सिमिलरली ये भी यही काम करता है ऑक्सीजन, ये साइटोकाइनिन, ये भी हमारे सीड की जो डोरमेंसी है, कि वो जो सूर है, ये उसको ब्रेक करेगा, और जैसे ही यह हार्मोन आएगा सीड आपका जो है वो ग्रोथ करने लग जाएगा।
और आखिरी है जी इसका फ्रूट डेवलपमेंट, ये भी जो है ऑक्सिन और गिबरेलिन की तरह फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो एक एक काम के लिए दो दो तीन तीन चार चार हार्मोन चल रहे हैं जी, देख रहे हो आप, दो दो तीन तीन चार चार हार्मोन है। अब आपका अगला जो है वो है एप्साइसिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहलाता है एप्साइसिक एसिड। एप्साइसिक एसिड क्या आपका चौथा हार्मोन हो गया जी, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और अब एप्साइसिक एसिड। अच्छा, अब ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी जो हमने पढ़े, ऑक्सिन हुआ, गिबरेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, ये बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो पहला काम है वो ही क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिटर मतलब जो किसी भी चीज को, किसी भी मेटाबॉलिक फंक्शन को स्लो कर दे या रोक दे। तो ये हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर है। ऑक्सिन सेल डिवीजन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। गिबरेलिन सेल डिवीजन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये हार्मोन ग्रोथ को रोक देता है, सेल डिवीजन को रोकता है। ग्रोथ इनहिबिटर है। तो कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, दे डोंट नीड एनी फर्दर ग्रोथ, तो वहां ये एप्साइसिक एसिड जो है वो आएगा और वहां सेल डिवीजन को रोक देगा, जिससे क्या होगा, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो ग्रोथ इनहिबिटर हो गया। इसी तरीके से अभी आपने ऊपर दो हार्मोन्स में देखा, साइटोकाइनिन में और गिबरेलिन में, कि ये दोनों हार्मोन सीड की डोरमेंसी को तोड़ते हैं। यानी सीड अगर स्लीपिंग स्टेजेस में, डोरमेंसी में, तो ये दोनों हार्मोन्स उसको जगाएंगे और वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। एप्साइसिक एसिड का यहाँ मामला भी उल्टा है, ये सीड को डोरमेंट रखता है। सीड डोरमेंसी, यानी ये जो आपका सीड रुका हुआ है, सो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, इस हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन की वजह से आपका सीड जो है वो डोरमेंट कंडीशन में ही रहता है। तो ये उसका अपोजिट काम हो गया। ये सीड को डोरमेंट रखने की कोशिश करते हैं, जबकि दो हार्मोन सीड को जगाते हैं। इसके अलावा एक और इसका अहम तरीन काम है, जो कि इसकी जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है उसमें भी बड़ा यूजफुल होता है, क्लोजिंग स्टोमेटा। ये भी इसका अहम काम है जी, कि ये जो है आपके स्टोमेटा को, अगर ये स्टोमेटा को ये मिल जाता है ये वाला हार्मोन, तो स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें से पानी रिलीज हो जाता है, वो वो प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन में आ जाते हैं, टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, जिससे क्लोज स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टोमेटा क्लोज करते हैं जी, जिससे ट्रांसपायरेशन में बड़ी हेल्प होगी। पानी की अगर किल्लत होती है तो ये वाले हार्मोन जो होते हैं एब्साइसिक एसिड, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, और उससे जो है फिर ट्रांसपायरेशन के जरिए जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो खत्म हो जाता है। इसकी तरह एक और काम इसका है जी, ये प्रोटेक्ट करता है बर्ड को। आपकी जो बर्ड्स होती हैं उनको भी, यानी कि फ्लावर वगैरह जिनसे बनता है, ये उनको भी प्रोटेक्ट करता है। अब आखिरी हार्मोन हमारे पास है वो है इथीन। अगला जो हार्मोन है हमारे पास वो है इथीन, और इथीन एक हार्मोन नहीं है देखा जाए तो। हाँ, नेक्स्ट हार्मोन है आपके पास इथीन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दिस इज नॉट एक्चुअली हार्मोन नहीं कह सकते इसको हम कहेंगे इट इज अ गैस। ये गैस होती है, इथीन एक गैस है। आपने सुना होगा भी, आप केमिस्ट्री पढ़ ले होंगे अगर आपका और वो शुरू हो गया होगा तो, इथेन, इथीन, इथाइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सीरीज है ना, उसमें ये बीच वाली सीरीज का होता है डबल बॉन्ड वाला, इथीन। उसका फॉर्मूला होता है C2H4, ये है जी इसका फॉर्मूला। तो ये गैस होती है जी प्लांट के अंदर। इसके भी कुछ रोल्स हैं जी मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करने के, लिहाजा इसको भी आपने जो है वो फाइटो हार्मोन्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। एक तो इसका काम है जी रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपने देखा है जी कि हमारे पास जो है जो फ्लावर होते हैं जब वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, तो उनकी ओवरी जो है वो डेवलप होती है फ्रूट में, जबकि इनका ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है सीड के अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट होती है इसको हम क्या होते हैं, रिपनिंग। तो ये जो रिपनिंग है ये इस हार्मोन की वजह से होती है। जैसे ओवरी को ये हार्मोन मिलता है इथीन, वो डेवलप करना, रिपनिंग करना शुरू कर देता है, और फिर रिपन होकर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। इसके अलावा लीफ एब्साइशन भी करता है ये, यानी लीफ का टूटना। तो पुराने लीव्स हो जाते हैं, उनका जो ब्रेक डाउन होता है उसको आप कहते हो, यानी कि उसका टूट कर नीचे गिर जाना, ये लीफ एब्साइशन कहलाता है।
तो पुराने लीव होंगे, ओल्डर लीव होंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा डीकलराइजेशन हो गई, क्लोरोफिल ऑलमोस्ट खत्म हो गए, यूटिलाइज हो गए, तो फिर उन लीव्स के अंदर ये इथीन आएगा और ये इथीन जो है लीव को उसकी पेडिकल के पास से तोड़ देगा, पेटियोल के पास से, तो ये लीव एब्सेशन भी हो गया। इसी तरह ये ब्रेकिंग करता है सीड डोमेंसी को, यानी कि साइटोकाइनिन और गिबरेलिन की तरह ये भी सीड की डोरमेंसी जो है उसको खत्म करके उसको जो है वो ग्रोथ पर लाता है, डोरमेंसी। और आखिर ये जी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर की बनावट में भी इस हार्मोन का रोल होता है। तो ये हो गया जी कुछ पौधों के हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन हमने पढ़े? एक ऑक्सिन, दूसरा गिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा साइट्रिक एसिड और पांचवा इथीन। इनमें से जो है ऑक्सिन हुआ या गिबरेलिन, साइटोकाइनिन हुआ, दे दे इनका जो मेजर काम है वो सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन टाइप का है। जबकि जो आपने एब्साइसिक एसिड पढ़ा उसका काम उल्टा है, वो ग्रोथ इनहिबिट करता है। इथीन जो है वो ज्यादातर फ्रूट बना रहा है, लीफ तोड़ रहा है, ये जो हमारे एंथर फटते हैं, ये जो हमारे फ्रूट फटते हैं उससे उसके जो बीज फैलते हैं, ये सब भी इथीन की वजह से होता है। लीफ को तोड़ना, सीड की डोरमेंसी को तोड़ना, ये भी इथीन का काम होता है। तो ये था जी हमारी आज के क्लास का टॉपिक। इसमें हमने देखना ये था कि जी हमारे पास जो प्लांट हार्मोन्स है वो कौन कौन सी कैटेगरी के और क्या क्या काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं ये आते हैं अक्सर, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए, इसके फंक्शंस को वहां से देख के याद कर लिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने जो है वो प्लांट का तो बस कोऑर्डिनेशन इतना ही था, हमने उनका एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखा कि उनको एनवायरमेंट में क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही है और उसका हमने इलाज देखा, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था प्लांट में वो उसके कुछ हार्मोन्स हैं वो देख लेते। नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है इनके अंदर, लिहाजा नर्वस सिस्टम तो हमने एनिमल में ही पढ़ना होगा। सो अब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल शुरू करना है। देखना है कि जी एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो दोनों हमने स्टडी करने होंगे एनिमल्स के। ये टॉपिक रहेगा हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जरा मैं इतने में रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा।